नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर और हमारे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। बजट सत्र का आज पहला दिन रहा और पहले ही दिन विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। हमारे साथ इस समय मौजूद है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले ही दिन विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। काम रोको प्रस्ताव उनके द्वारा जो है वो पेश किया गया और उसके बाद हल्की फुल्की बहस हुई, आपके भी आर्गुमेंट्स हुए, उस तरफ से भी आए, वॉकआउट उन्होंने किया। जयराम ठाकुर का कहना था कि गारंटियां गले की फांस बनी हुई है, इसलिए जो विधायक क्षेत्र विकास निधि है उसको यहां पर रोका गया है। इस पर क्या कहेंगे सर? ऐसा है, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो गारंटियां उनको लगती है, गारंटियों ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया, इसलिए बार बार गारंटियों पे बरस रहे हैं और गारंटियां जो हैं उनके गले में ये फंसी रहेंगी, क्योंकि गारंटियां कांग्रेस पार्टी के लिए धर्म है और कांग्रेस पार्टी इन गारंटीज को निभाएगी। इसीलिए तो संसाधन अर्जित किए जा रहे हैं, संसाधन पैदा किए जा रहे हैं। इनके पास तो डबल इंजन की सरकार बोलते थे ये, कि केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार। हम प्रदेश में जो ये नहीं कर सके हमने कर दिया। हमने कर्मचारियों को ओपीएस लागू की या नहीं की, हमने इनसे तो एक बार भी नहीं बोला गया कि हम कर्मचारियों को ओपीएस देंगे। अभी भी ओपीएस जो है इनके लिए परेशानी का सबब है। जो इनकी बातों को अगर आप सुने भाजपा के हमारे मित्रों को, तो उनको आप देखें कि उनको लगता है कि ये इन्होंने कैसे अनाउंस कर दिया। फिर ये इन्होंने जैसे ही हमने ओपीएस लागू करने की बात की, फिर इन्होंने कह दिया एसओपी तो बनी नहीं। हमने एसओपी भी बना दी और उसको का जो है कैबिनेट से मंजूरी दे दी। तो इसलिए जो है ये शुरुआत है। सबसे बड़ा वायदा था 1,36,000 कर्मचारियों को उनकी जीवन में जितनी देर वो जिंदा हैं, इस दुनिया में हैं, उनको जो है पेंशन का अधिकार मिल गया। इससे बड़ा अधिकार कौन दे सकता है? 100 दिन हुए नहीं, 90 दिन अभी तक हुए हैं। अगर 90 दिन में इतना बड़ा 1,36,000 कर्मचारियों को जीने का अधिकार दे दिया गया, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में होते हुए, स्टेट में होते हुए नहीं दे पाई, तो इसलिए ये बात इनको समझनी चाहिए। फिर ये अगली गारंटीज की बात करते हैं। तो अब सरकार अभी सेटल तो हुई है अभी और उसने काम करना शुरू किया है। हम जब कह रहे हैं कि हम सारी गारंटीज जो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने जनता में आके कहीं, या जो है हमारे जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री या राजीव शुक्ला जी ने, या हमने सबने, या मैंने नेता प्रतिपक्ष के नाते जो बातें कही हैं, हम उन पे अमल करेंगे और आने वाले समय में गारंटीज दर गारंटीज जो है उन पे अमल होता चले जाएगा। ये बहुत देखो ऐसा है, 5 साल का समय बड़ा लंबा होता है। हमने काटा है, इनको काटना है और वो इनको काटना चाहिए। सीख लेना चाहिए कैसे नारे लगते हैं, कैसे बाहर जाना है, कि किस ढंग से जो है आंदोलन करने हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जब तक ये अपनी मानसिकता में नहीं लाएंगे कि हम विपक्ष में आ गए, जब 4-6 बार नारे नूरे लगा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो समझ आ जाएगा कि अब हम विपक्ष में हैं, सरकार में नहीं है। सरकार ये सत्ताधारी दल की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। अब दूसरी तरफ जा चुके हैं, वहाँ पे जिस तरीके से आचरण होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ, ये कोई बहुत रचनात्मक विपक्ष नहीं है। इनके मन में खोट नजर आ रहा है। डे वन पे ही जो है, अब आज जो ये लेके आए हैं, ये एमएलए के अधिकारों का मसला लेके आए। ये 67 में एमएलए के अधिकार थोड़ा नहीं चर्चा होते। 67 में जनता की बात होती है। अगर आपने एमएलए की बात करनी है तो वो स्पीकर के चैम्बर में हो जाएगी कि एमएलए को क्या चाहिए। और हमने कहा है कि ये मुद्दा खुला हुआ है। जो विधायक निधि हमारे एमएलए भी मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यही मांग रहे हैं, ये हमारे एमएलए भी कह रहे हैं कि विधायक निधि, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये अंडर कंसिडरेशन है। जैसे ही हमारी स्थिति में सुधार होगा तो हम इसके बारे में फैसला करेंगे। हमने इसको समाप्त तो नहीं किया है, इसको सिर्फ जो है रोका हुआ है, ताकि जो अभी देखो स्थितियां ऐसी हैं। हम तो अभी 90 दिन पहले आए, लेकिन अभी कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाहें नहीं थी। किस ढंग से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस ढंग से ऑर्गेनाइज करके पहला बजट पास होगा तो एक पैसा आ जाएगा, मुख्यमंत्री के पास किट्टी में पैसा आ जाएगा, खर्चने का अधिकार आ जाएगा। ये तो छोड़ के कुछ नहीं गए हैं।
तो इसलिए इनका किया कराया भुगत हम रहे हैं। तो वो समय जो है थोड़े जैसे ही अब 17 तारीख को बजट पेश होगा, 29 तारीख को या उसके आसपास जो पास हो जाएगा, जैसे ही खर्चा करने का अधिकार आ जाएगा तो सब मसले आगे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कह रहे हैं, आक्रोश रैलियां भी इन्होंने प्रदेश में की और आज सदन में भी कहा कि जो सत्ता पक्ष है उसकी स्पिरिट अच्छी नहीं लग रही है, जो डी नोटिफिकेशंस की गई है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया सरकार ने, बिना कुछ सोचे समझे सरकार बनने के अगले दिन ये डिसीजन ले लिया कि इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? हम तो फिर भी ओपन है कि जो संस्थान चलाने हैं वो चलाएंगे, लेकिन आप बताओ 200 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी बच्चा नहीं है, उसमें अब कहाँ से चला लें जिसमें कोई बच्चा ही नहीं है और सिर्फ वो टीचर्स के लिए स्कूल खोले हैं, तो वो तो बंद होंगे ही। जो कॉलेजेस की बात होती है, एक कॉलेज जो है किसी गौशाला में चल रहा है, एक कॉलेज जो है उसके लिए कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए दिया है। 1 लाख रुपए में कौन सा कॉलेज चलता है? तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसके नहीं जाना चाहते। जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनके लिए बजट प्रावधान करके हम उनको चलाने के लिए वचनबद्ध हैं। लेकिन जयराम जी जो है जाते जाते जो है इन्होंने झड़ी लगा दी। ठीक है, वो सरकार बनाना चाहते थे तो उनको लगता था उसमें तो कोई इनको ये कहता है कि भाजपा के लोगों को कहता है कि ताजमहल बना दो, तो इन्होंने उसकी भी घोषणा कर देनी थी। तो ये उस तरीके से इन्होंने घोषणा कर दी, लंबी चौड़ी घोषणाएं हुई और उनका ना कोई आधार है ना कोई तो नई सरकार आती है, हमेशा से रिव्यू होते हैं फैसले, उसी आधार से रिव्यू हुए हैं। तो ये थोड़े दिन के बाद इनको बहुत निराशा होगी, क्योंकि सरकार उड़ान लेगी, सरकार अपने कामों की तरफ बढ़ेगी, सरकार जनता के साथ किए वायदों की पूर्ति की तरफ बढ़ेगी, तो इनको जो है दिक्कत होगी। ठीक है, विपक्ष की भूमिका निभानी है तो हम तो कहते हैं कि आप जो है अभी इतनी जल्दी जो है उतावलेपन से जो है हमला करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आदत डालें मानसिक अपने मन में, वचन से, कर्म से और हर तरह से ये मान लें कि आप ऑपोजिशन में चले गए हैं। सर, एक हिमाचल प्रदेश की बात करें, यदि हम वाटर सेक्टर की बात करें तो एक रेवोल्यूशनरी चीज़ सामने आई है जो पहले नहीं हुई हिमाचल प्रदेश में, वाटर सेस। जनता को ऐसा पहले महसूस हुआ कि पानी पर वाटर सेस लग गया है, पता नहीं कैसा सेस लगा है, क्या लगा है, किस तरह की चीज़ें हैं। इस वाटर सेस से सर कितनी कमाई प्रदेश को होने वाली है और किस तरह से ये पूरा रहने वाला है? ये देखिए, हिमाचल प्रदेश का टैक्स बेस बिल्कुल नगण्य है। हिमाचल प्रदेश के आय का कोई साधन बताओ आप कि हिमाचल प्रदेश के आय के क्या साधन है? वैसे तो जब हिमाचल प्रदेश बना था और हिमाचल प्रदेश का गठन हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के नज़रिए से हिमाचल बनाया गया था। यहाँ के लोगों की राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं थी वो पूरी हो सके। उस वक्त भी पता था कि हिमाचल जो है फाइनेंशियली कोई वायबल यूनिट नहीं होगा, क्योंकि आय के साधन नहीं है। तो और राज्यों की तरह तो है नहीं। दिल्ली का बहुत बड़ा टैक्स बेस है, दूसरे छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा टैक्स बेस है, कई राज्य हैं उनके पास टैक्स बेस बहुत है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास हमें आय के संसाधन अर्जित करने, और हमारा दुर्भाग्य है कि हमने हिमाचल बने जो है 50 साल से ऊपर हो गए, अभी तक हमने आय के संसाधन बढ़ाने के लिए कोई निर्णायक कदम नहीं उठाए, और किसी को तो ये साहसिक कदम उठाना था। अब हमारी सरकार आई है, हमने मुख्यमंत्री जी ने और हमने बैठ के फैसला लिया कि हमें पानी स्टेट सब्जेक्ट है, पानी से जो है हमारी 5 नदियां यहाँ पे जो है सोना बह रहा है उसमें से, और उसमें 11,000 मेगावाट बिजली का दोहन हो चुका है, 172 पानी की योजनाएं बन चुकी हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश को तो आय का कोई बहुत बड़ा साधन हुआ नहीं है, तो इसलिए हमने 5% के हिसाब से वाटर सेस लगाने का फैसला किया। और वाटर सेस के लिए बड़ा स्पष्ट है कि पानी राज्य का सब्जेक्ट है और ये कहीं भी कोई गैर कानूनी मसला नहीं है कि जब राज्य का अधिकार है, राज्य ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए टैक्स लगाया है कि 4,000 करोड़ रुपए की उससे आय हो सके। और ये कोई जनता पे टैक्स तो नहीं लगाया है, ये तो पनबिजली परियोजनाओं पे लगाया है। और बहुत बड़ी यहाँ पे जो है मिन्नी रत्ना कंपनियां काम कर रही हैं,
SJVN काम कर रही है, NTPC काम कर रही है, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बने हैं, एशिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बने हैं, तो सबको हमारी मदद करनी चाहिए। सर, एक शॉन्गटोंग की अगर हम बात यहाँ पर करें तो उससे भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 1500 मिलियन यूनिट्स जो है वो उससे बिजली उत्पन्न की जा सकेगी, 1700 करोड़ के आसपास से प्रॉफिट उसका सालाना होगा। तो उसमें किस तरह से स्पीडन अप होगी, क्या कुछ चीज़ें रहने वाली? देखिए, मेरे पास बिजली का महकमा है नहीं, इसके बारे में आपको डिटेल तो पावर महकमा CM साहब के पास है, वो आपको बता पाएंगे। मेरे पास पानी का सब्जेक्ट है। मैं ये मानता हूँ पानी में जो हमारा हिस्सा है 7.19% हमारा हिस्सा है पानी में, वो हमने लेना है। हम पानी इस्तेमाल करने के लिए हमारे पर कंडीशंस लगा रखी हैं कि हमने अगर पानी कहीं से लिफ्ट करना है, हमें BBMB से जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने हैं। सर, राज्य हमारा है, ये जो है पानी के जो स्रोत हैं वो सब हमारी भूमि पे हैं, और उससे जो है लोगों को पानी जा रहा है और हमारे पे बंदिशें लगा रखी हैं। ये बहुत देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम हिमाचल के लोग जो है, हम भोले भाले लोग हैं, हम झगड़ालू किस्म के लोग नहीं हैं, तो इसलिए हमें दबाया जाता है। हमारे सांसदों की संख्या भी बहुत कम रही है। 4 हमारे सारे सांसद हैं, जिनके पास 25 सांसद हैं, 50 सांसद हैं, वो अपनी राजनीतिक ताकत दिखाते हुए रेल के प्रोजेक्ट भी ले गए, वो जो है दूसरे प्रोजेक्ट्स भी ले गए, हवाई के प्रोजेक्ट भी ले गए। हमारे यहाँ पे 5 साल आपके सामने जयराम ठाकुर मंडी हवाई पट्टी की बात करते रहे। एक मंडी में हवाई पट्टी शुरुआत तक नहीं हो पाई, और उसके बाद ऊना से हमीरपुर रेल लाइन की बात करते रहे, वो शुरू तक नहीं हो पाई। तो इसलिए हम चाहे छोटा राज्य है, लेकिन हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे, पूरी तरह से करेंगे। अच्छा सर, यहाँ पर एक प्रश्न मैं ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगा। जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार का अंतिम वर्ष चल रहा है, क्योंकि हमारे पास मुद्दे बहुत ज़्यादा है इस बार सदन में बात करने के लिए, चाहे OPS हो या वर्दी हो या और कॉन्टेक्स्ट हो। इस पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि अंतिम वर्ष लग रहा है सरकार का। अभी अंतिम तो जयराम जी का हो गया था जी, तो यहाँ पर जो है वो तंज कसते हुए कहा है कि भाई अंतिम जो है वो जयराम ठाकुर जी का यहाँ पर समाप्त हुआ है वर्ष। सर, आपने बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर टुनाइट रिपोर्टिंग। मैं मनोज ठाकुर। इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटी जी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।